और इंजीनियर भाई लोगों सब बढ़िया है, सब मजे में। तो थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं। दोस्तों जो भी आपके आरसीसी मेंबर होते हैं, चाहे वो फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस हो, या फिर आपका ब्रिज में आपके अबटमेंट्स हो, पियर शाफ्ट हो, गर्डर हो, डेक स्लैब हो, उसमें जो भी हम लोग कंक्रीटिंग का काम करते हैं, या फिर जो आपके आरसीसी मेंबर हैं उसमें जो हम लोग कंक्रीट की कास्टिंग का काम कर रहे हैं, तो कास्टिंग करने के बाद क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे जो आपकी क्वालिटी है वो आपकी इनहेंस हो रही होगी, यानी आपकी कंक्रीट में एकदम चमक आ जाएगी। चमक इन द सेंस कि जो उसकी फिनिशिंग है वो आपको बढ़िया दिखेगी, एकदम स्मूथ सरफेस होगी। वो कैसे हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं आपका चेकलिस्ट फॉर पोस्ट कंक्रीट वर्क। आपने दुनिया भर की चेकलिस्ट देखी होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं कि आपको कंक्रीट की कास्टिंग करने के बाद क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी है जिससे आपको कंक्रीट में बढ़िया फिनिशिंग मिले। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर पोस्ट कंक्रीट वर्क एज पर एनएचएआई। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको ये चेकलिस्ट प्रोवाइड भी करूंगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों आपने कई तरह की चेकलिस्ट देखी होंगी। आपका अर्थवर्क का चेकलिस्ट होता है, पीसीसी का है, आपका स्टील रीइंफोर्समेंट का चेकलिस्ट होता है, आपकी फॉर्म वर्क की चेकलिस्ट है, आपका प्री कंक्रीट वर्क का आपका चेकलिस्ट आता है। लेकिन जो चेकलिस्ट मैं आपको देने वाला हूं वो है आपका चेकलिस्ट फॉर द पोस्ट कंक्रीट वर्क, जो आपको ये इंश्योर करने वाला है कि जो आपकी कंक्रीट है वो आपकी बहुत अच्छे से हुई है और उसमें आपको नेक्स्ट लेवल का यानी अच्छी तरह से आपको उसमें फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। यानी ये चेकलिस्ट इस बात को इंश्योर करेगी कि जो आपको कंक्रीट उसमें आपको अच्छी फिनिशिंग मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं, बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो रेनफोर्स 5 मार्च को लेकर आ रहा है आपके लिए 2 महीने का कंप्लीट ऑन साइट ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, मटेरियल की कैलकुलेशंस और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आप साइट की जॉब से परेशान हो गए हैं, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हम लोग आपको प्राइमरी P6P सिखा रहे होते हैं। तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आकर 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे आपको क्या करना है, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। बाकी अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस 2 महीने के प्रोग्राम में हम आपको सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। मतलब जो हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो हम आपको सामने बैठा के हैंड ओवर करने वाले हैं। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। इन 2 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो आप साइट पर रहते हुए 7-8 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चेकलिस्ट आपका एनएचएआई का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से प्रॉपर आपका स्टैंडर्ड आपका चेकलिस्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 2 के लिए। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे आपका ये फॉर्मेट नंबर है, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि जो आपका अथॉरिटी है वो कौन है, इस प्रोजेक्ट में जो आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर है वो कौन है, कौन इसमें कंसेशनायर है, और इसमें कौन आपका ईपीसी का कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर चेकलिस्ट फॉर द पोस्ट कंक्रीट वर्क। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, आपका कलवर्ट है, माइनर ब्रिज है, मेजर ब्रिज है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रॉपर आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं, कौन सा एलिमेंट है वो आप लिख सकते हैं कि आपका बिल्डिंग है। तो जैसे कोई आपने बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, ठीक है ना, तो उसमें आपका कॉलम है, बीम है, स्लैब, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आपने कोई ब्रिज बनाया तो उसमें आपका पाइल है कि आपका राफ्ट है कि आपका गर्डर है कि आपका पियर की साफ्ट है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपका डेट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आप आगे देखेंगे फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका सेटिस्फैक्ट्री है, यानी आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो ओके लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नोट ओके लिख सकते हैं, उस पर फिर काम किया जाएगा। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक हुआ है तो उसको आप सही कैसे करोगे। तो इस लिस्ट से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो हमने काम किया वो ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो वो हमें जस्टिफाई हो जाएगा, उसको हम बाद में सही कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इज द सरफेस विदाउट ब्लस्टर। अगर आपका कंक्रीट की सरफेस के ऊपर किसी भी तरह के आपके ब्लस्टर्स हैं तो आप इसमें लिखिए, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें ब्लस्टर्स हैं तो नॉट ओके कर दीजिए, अगर नहीं है तो ओके कर दीजिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं इज द कंक्रीट फ्री ऑफ हनी कॉम्बिंग। तो जब आप का जो कंक्रीट कास्ट हुआ है उसके बाद जब आप उसकी शटरिंग है उसका रिमूवल करेंगे, यानी डीशटरिंग का काम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपका हनी कॉम्बिंग आया है कि नहीं आया है। जो आपका वर्टिकल शटरिंग होता है, आपने कहीं पे भी आप वर्टिकल शटरिंग लगाएंगे तो आप उसको 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब आप उसको निकालेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा उसमें आपका हनी कॉम्बिंग है कि नहीं। अगर आपका हनी कॉम्बिंग है तो आप यहाँ पे लिखिए, नहीं है तो आप उसको ओके करके जाने दे सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ हनी कॉम्बिंग है तो लिखिए,
नॉट ओके, अगर है तो बोले ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका हनी कॉम्बिंग है तो आप लिखिए नॉट ओके कि काम सही से नहीं हुआ है, फिर बाद में देखेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर नहीं है तो आप ओके लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आर द जॉइंट्स ऑफ न्यू पोर एंड प्रीवियस पोर मैचिंग। तो जो आपने पहले कास्टिंग किया था और उसके बाद जो आपकी नई कास्टिंग हुई है उसके बीच में जो आपके प्रॉपर जॉइंट्स बने हैं, तो प्रॉपर जॉइंट्स बने कि नहीं बने। अगर आपके प्रॉपर जॉइंट्स हैं तो आप उसमें लिखिए कि आप उससे सेटिस्फाई हैं, नहीं है तो आप नॉट ओके लिख सकते हैं। उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे कि वो चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। तो आर द जॉइंट्स ऑफ न्यू पोर एंड प्रीवियस पोर, जो आपने पहले पोर किया है, जो आपने अभी कास्टिंग किया, उनके बीच में प्रॉपर आपका जॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आर कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रिपेयर प्रॉपरली, कि जो भी हमने वहाँ पे जॉइंट बनाए वो प्रॉपर तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि नहीं किए गए, वो आपको यहाँ पे चेक करना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बाद में वहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं, हो सकता है वहाँ से आपका डैम्पनेस हो जाए, सीपेज वगैरह होने लगे, वहाँ से आपके क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाएं। तो जो आपका नई कास्टिंग है और जो आपकी पुरानी कास्टिंग है उसके बीच में आपको चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ है आर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रिपेयर प्रॉपरली, कि नहीं किए गए हैं तो आप नॉट ओके कर दीजिए, अगर प्रॉपर किए गए हैं तो आप इसमें ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आर द डायमेंशन आर एज पर ड्राइंग। तो जो भी आपने कास्टिंग का काम किया है तो उस कास्टिंग की जो डिटेल्स हैं जो वहाँ पे की गई है वो आपकी एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे नॉट ओके लिख सकते हैं कि आप उस काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको चेक कर लेना है, कोई भी फुटिंग बीम कॉलम या फिर कुछ भी आपने कास्टिंग किया तो उसकी ड्राइंग में डायमेंशंस होती हैं, आपको जाके एक बार चेक कर लेना है। अगर प्रॉपर है तो आप ओके करिए, नहीं है तो नॉट ओके करिए, बाद में देखेंगे कि क्या डिसीजन लेना है। तो इससे एटलीस्ट आपको ये तो जस्टिफाई होगा कि आपका जो काम है वो ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। बाद में पता चलेगा तो फिर बहुत बवाल होगा। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में उस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो हो सकता है आप उस पर काम करके चीज़ें ढंग से कर पाएँ। नेक्स्ट देखेंगे इज द सरफेस फिनिश इज गुड, कि जो आपका कंक्रीट का जो फिनिशिंग सरफेस है वो सही आया है कि नहीं आया है। कई बार आप देखते हैं तो आप कास्टिंग करेंगे तो उसके बाद चीज़ें होती हैं उसमें उतना फिनिशिंग नहीं होता, एकदम रफ सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पे कंक्रीट दिख रहा है, कहीं पे गिट्टी दिख रहा है, कहीं पे गड्ढे हैं, अनइवननेस है, तो मज़ा नहीं आएगा ना फिनिशिंग में, कैसा अजीब सा लगेगा। तो अगर आपकी फिनिशिंग अच्छे से हुई है तो आप वहाँ पे सेटिस्फाई है तो उसमें ओके करिए, नहीं है तो आप इसमें नॉट ओके कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इज द हैंडलिंग मेथड ऑफ प्रॉपर, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं पोस्ट कंक्रीट वर्क में, कि जो आपका कंक्रीट किया गया है वो प्रॉपर तरह से हैंडल किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप उसमें नॉट ओके कर सकते हैं, किया है तो सेटिस्फाई है आपको, ही सुनिए। नेक्स्ट देखेंगे इज द अलाइनमेंट एंड द टॉप लेवल ऑफ फेशियल स्लैब आफ्टर इरेक्शन यूनिफॉर्म। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे लेवल चेक करने हैं, अलाइनमेंट चेक करना है कि जो कंक्रीट हुआ है प्रॉपर अलाइन है कि नहीं है, लाइन और लेवल में है कि नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। प्लम बॉम की हेल्प से, वहाँ की हेल्प से आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि जो आपका कंक्रीट हुआ है वो प्रॉपर लाइन और लेवल में है कि नहीं है। अगर है तो ओके करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट ओके करिए, देखेंगे बाद में क्या करना है। इसके बाद देखेंगे स्पॉन्ज रिमूव्ड आफ्टर डीशटरिंग। तो जब आपका डीशटरिंग का काम होता है तो उसके बाद किसी भी तरह का जो स्पॉन्ज वगैरह है वो आपको वहाँ से हटा देना। नहीं हटाएंगे तो वो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको ऑब्जॉर्व करेगा, फिर बाद में उसका प्रॉपर तरह से क्यूरिंग नहीं हो पाएगा आपका जो भी आरसीसी मेंबर है। तो प्रॉपर तरह से डीशटरिंग करना है, वहाँ पे किसी भी तरह का स्पॉन्ज नहीं रहना चाहिए। तो अगर है तो नॉट ओके करिए, अगर हटा दिया तो ओके कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे चेक सरफेस फॉर हनी कॉम्बिंग ब्लो होल्स फिनिशिंग इमीडिएटली आफ्टर डीशटरिंग। तो जब आपने डीशटरिंग किया तो उसके तुरंत बाद आपको चेक करना है कि जो आपको सरफेस उसमें किसी तरह का हनी कॉम्बिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके ब्लो होल्स आए हैं कि नहीं आए हैं, और उसकी फिनिशिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और वहाँ पे किसी भी तरह का आपको सरफेस में फिनिशिंग नहीं दिखती है, हनी कॉम्बिंग वगैरह दिखता है, आपको उसमें कई सारे छेद दिखाई दे जाते हैं, हनी कॉम्बिंग तो छोटा चीज़ है, पता चले कि उसमें कास्टिंग ही नहीं हुआ ढंग से, बड़े बड़े होल हो रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और उसका फिर आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो जब पता चलेगा तब तो सॉल्यूशन होगा। पहले तो हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्यूब्स कास्ट बीइंग कास्ट फॉर द पोर एज पर द टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप सभी को पता है कि हम लोग कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट का काम होता है, तो उसके लिए हमें क्यूब फिल करने होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्यूब्स आपके फिल किए जाने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड्स, उतने फिल किए गए हैं कि नहीं किए गए, वो आपको इंश्योर करना है। अगर उतने क्यूब्स किए गए हैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि हम इतनी मीटर की कंक्रीट में हमारा इतना कास्टिंग हुआ है, तो इसके हिसाब से इतने टेस्ट सैंपल होने चाहिए थे। अगर हैं तो ओके, नहीं है तो नॉट ओके। भाई क्यों नहीं है, बाद में सवाल जवाब होगा। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पूरा चेकलिस्ट है। इससे हम बस ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई है, उस लेवल का क्वालिटी नहीं आया है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको हम बाद में सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इज द 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीविंग द स्ट्रेंथ कंसीडर ड्यूरिंग द मिक्स डिज़ाइन। तो हमें ये चेक करना है कि
आफ्टर 20 डेज जो आपकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी कि टेस्ट की, वो आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो ओके करिए, नहीं आई है तो नॉट ओके करिए, बाद में देखेंगे कि उस पर क्या एक्शन लेना है। इसके बाद देखेंगे क्यूरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर 10 आवर्स इन समर। अगर आपका समर सीजन चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो कास्टिंग करने के 10 घंटे बाद आपको क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर नहीं हुआ है तो वो भी आप चेक करिए, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा कि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, सडन आपके क्रैक्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इज द मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एक्सेप्टेबल। अब जब क्यूरिंग होती है तो क्यूरिंग करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। आपका गनी बैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं, पॉन्डिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड का। तो जो हमारा आरसीसी कास्ट हुआ है वहाँ पे किस तरह का क्यूरिंग रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्यूरिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये बात आपको इंश्योर करनी है। तो इज द मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट एक्सेप्टेबल, वो आपको चेक करना है। पता चला कि आप कुछ ऐसे मेथड का यूज कर रहे हैं जो उसके लिए उतना अच्छा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, बाद में चीज़ें आपकी गड़बड़ होंगी। तो इससे अच्छा आपको इंश्योर करना है कि किस जगह किस मेथड ऑफ क्यूरिंग का हमें इस्तेमाल करना है, वो आपको देखना है। अब जो ऐसे आपके जो वर्टिकल आरसीसी मेंबर होते हैं उसमें आप पॉन्डिंग मेथड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, जस्ट फॉर किडिंग। नेक्स्ट देखेंगे, इज द स्ट्रक्चर ऑलवेज कीप मोस्ट एटलीस्ट 4-7 डेज। तो एक मुद्दा ये भी है कि मतलब हम क्यूरिंग कब तक करें। कई बार तो आप साइट पे देखते हैं कास्टिंग कर दिया, क्यूरिंग हो ही नहीं रही है, थोड़ा बहुत कर दिया, बाद में पता चला कि क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो ये हमें इंश्योर करना है कि इज द स्ट्रक्चर ऑलवेज कीप मोस्ट एटलीस्ट फॉर द 7 डेज। तो कम से कम 7 दिन तक आपका जो आरसीसी स्ट्रक्चर है जिसको कास्ट किया गया है उसको 7 डेज तक हमें मॉइस्ट रखना है, यानी वो मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए। क्यूरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पानी डालते जाओ, पानी वेस्ट करते जाओ, पानी ढोलना नहीं है। क्यूरिंग इज ऑल अबाउट कि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है गर्मी होती है तो जो आपका आरसीसी के अंदर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब पानी निकल गया तो फिर आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो क्यूरिंग इज ऑल अबाउट कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है उसको हमें मेंटेन करके रखना। ये सेम उसी तरह से कि आपने कपड़े धोए और सुखा दिए। कपड़े धो के जब आप सूखने के लिए डालते हो तो देखते हो थोड़ी देर बाद वो सारे कपड़े सूख जाते हैं, यानी उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है। वही सेम चीज़ कंक्रीट के साथ होती है। अगर कंक्रीट का सारा मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट हो गया तो उसमें फिर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस से जो हीट लिबरेट हो रही है उसके थ्रू आपके क्रैक्स डेवलप होंगे, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। फिर तो हमें अपने आरसीसी मेंबर को हाइड्रेट रखना है, मतलब उसको मॉइस्ट रखना है। गर्मियों के सीजन में जब आप पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, हाइड्रेशन का इशू होता है, उल्टी होने लगती हैं और कई सारे इशूज हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह से आपके आरसीसी मेंबर के साथ भी होता है, उसको एटलीस्ट हमें 7 डेज तक मॉइस्चर होना चाहिए उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कॉन्क्रीट वर्क में करीबन आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये 15 पॉइंट आपको साइट पे खड़े होके आपको नोट कर लेना है। अगर आप चीज़ें आपको लगती हैं कि नहीं ठीक है तो आप ओके कर दीजिए, नहीं लगता है तो आप उसको नॉट ओके करिए। बाद में उस पर जो भी आपका वहाँ पे कंसर्न पर्सन होगा वो आपको उसके ऊपर एक्शन लेगा और देखेगा चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं और किसके ऊपर हम लोग पेनल्टी लगा सकते हैं, किसने काम ढंग से नहीं किया है। तो इसके नीचे सारी डिटेल्स होती है। कोई भी रिमार्क वगैरह है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं इसमें से और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो कुछ भी आपको अगर लग रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जिसने टेस्ट किया है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो इसको चेक करेगा उसका यहाँ पे नाम और साइन आ जाएगा। उसके बाद जो आपके ईपीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन के, उसके यहाँ पे आपके डिटेल्स आ जाएंगे। और जो आपका पीएमसी वगैरह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होते हैं उनके आ जाएंगे। और जो आपके आईई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर, उनके आपके यहाँ पे सील और साइन आ जाएगा। तो उसके बाद ये चीज़ें पूरी प्रोसेस हो रही होती हैं। तो ये सारा डिटेल है जिसके थ्रू आप अपना जो कॉन्क्रीट है उसकी जो फिनिशिंग है उसको और बेहतर कर सकते हो, उसकी आंखों में चमक आ सकती है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस तरह से और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ये फॉर्मेट हमें कैसे मिलेगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट में आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पे बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक और जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड आपको कई सारे कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस में। इतना अफोर्डेबल है जिसका कुछ कहने का नहीं है। मतलब आप 500-1000 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक बार डाउनलोड करिए और वहाँ पर देखिए कि क्या क्या कॉन्टेंट है और उससे अपनी स्किल को आप इन्हेंस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।